नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत खुशी होंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपनी स्टडी में मग्न होंगे। तो दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और ये चीज़ आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज रोज सुबह 7 बजे आपके पास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो लेके आती है। वो टॉपिक जो है वो हमारे पास में एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और उस टॉपिक को समझने में बच्चों को जो है वो दिक्कत आती है। तो इन सब की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से लेके आते हैं। इसमें हमने जो है वो दोस्तों रोज सुबह 7 बजे लेके आएंगे, ताकि वो लेके आ रहे हैं। अब तक हमने जो है वो आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है। कुछ ही दिनों में हम जो है वो अपनी डबल सेंचुरी जो है वो लगा देंगे। 1 जनवरी 2025 में हमने शुरुआत की थी और साथ के साथ प्रॉमिस किया था कि नर्सिंग के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम सुबह सुबह 7 बजे जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। शुरुआत हमने की थी इसमें एक छोटी क्लास करने की, एक छोटी क्लास लेंगे, देन उसके बाद जो है वो हम उसको पढ़ाएंगे। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और हमने किया कि क्लास एक होगी, एक टॉपिक पे होगी और उस टॉपिक से रिलेटेड कहीं से भी कोई क्वेश्चन जो है वो हमसे बच ना पाए, इस तरीके से हम जो है वो उसकी तैयारी करेंगे और उस पे हम जो है वो साथ साथ चल रहे हैं। और अब तक हमारे पास में जो है वो लगभग 194 के समथिंग जो है वो क्लासें हो चुकी है। 193 या 194 के समथिंग जो है वो क्लासें हो चुकी है। इसी कड़ी में जो है वो हमने ये भी वादा किया था कि इसका टाइमिंग क्या रखेंगे। तो टाइमिंग में हमने बताया था कि इसके हम सुबह जो है वो 7 बजे रखेंगे। उसके पीछे भी एक रीजन है दोस्तों। रीजन ये है कि 7 बजे जो है वो आदमी अगर अपना काम शुरू कर देता है तो उसके बाद हमारे पास में पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि हमने शुरुआत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर दी है। अगर हम इसका टाइमिंग शाम को रखते और गलती से अगर बच्चे ने शाम को नहीं देखा तो ये स्किप हो जाती। अब अगर गलती से सुबह नहीं देख पाया किसी कारणवश, देन उसके बाद वो दोपहर को देख लेगा या दोपहर बाद देख लेगा, शाम को देख लेगा, रात को देख लेगा, पूरा दिन उसके पास में है। अगर हम रात को ही डालेंगे तो उसके बाद नहीं देख पाएगा। और जिसको नहीं देखना है उसके लिए आप चाहे जितनी जबरदस्ती कीजिए वो नहीं देखेगा। ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए जो सिलेक्शन चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कंसेप्ट बेस जो है वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, टॉपिक भले ही चाहे एक पढ़ो लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्लासेज जो है वो है। मैं आपको जो है वो एक ही चीज़ कहता है कि आप इनके जो है वो नोट्स बनाइए दोस्तों। आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो, छोटे बड़े कैसे भी बना सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो टेलीग्राम पे मुझे वीडियो बना के भेजे हैं कि सर मैं इस तरीके से जो है वो नोट्स बना रहा हूँ या बना रही हूँ। जो मेरी तरफ से सजेशन होता है वो मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि हाँ ये तरीके से आप जो हो वो बनाइए। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे पास में 365 टॉपिक को एक दिन में जो हो बनाना पॉसिबल नहीं है या उनको रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास में खुद के नोट होंगे तो फिर उसके बाद जो है वो हम पूरी बुकलेट तैयार हो जाएगी और एग्जाम के टाइम पे हम तुरंत जो है उनको रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी कड़ी में हम आज चलते हैं और आज की हमारे पास में जो क्लास रहेगी वो रहेगी दोस्तों MgSO4। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। अगर हम इसकी बात करें तो एग्जाम में कौन कौन से और किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आते हैं उसको हम ले लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट का जो है वो यूज क्या है, किसमें दिया जाता है, किसकी इतनी जो है वो थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन है, कैसे कैसे जो है वो हम उसको ध्यान में रखेंगे, क्या इसके इंडिकेशन हो सकते हैं, क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट हम यूज में करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों की जो है वो सावधानियां रखनी है, ये सारी चीज़ें। तो ये दोनों फॉर्म में आता है। आपने देखा होगा कि मैंने साइड में एक इंजेक्शन रख रखा है, दूसरे में जो है वो एक कटोरी में नमक या चीनी के से दाने रखे हुए हैं या मिश्री के से दाने। दोस्तों ये भी जो है वो हमारे पास में एस्मो साल्ट के नाम से आता है। ठीक है, ये भी हमारे पास में जो है वो मैग्नीशियम ही आता है। इसका भी जो है वो बहुत बार यूज आएगा। अभी मैं बार बार जो है एस्मो साल्ट का जो है बार बार नाम लूंगा तो आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ है। ठीक है, ये बाथिंग में और भी बहुत सारी जगह जो है वो काम में आता है। बाकी इंजेक्शन के रूप में भी आता है जिसको हम जो है वो काम में लेते हैं। जो बच्चे गायनिक वार्ड में ड्यूटी करते हैं और कैजुअलिटी वार्ड में ड्यूटी करते हैं, ठीक है, उन्होंने इसका उपयोग भी लिया होगा और बहुत बार जो है वो इसका यूज भी लिया है। ठीक है, आईसीयू में भी बहुत जगह जो है वो काम में आता है। बाकी वार्डों में जो है वो रेट चांसेस है कि वहां पे जो है वो काम में आए। तो दोस्तों इसको 1 बाय 1 करके लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं और जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको वहीं पे जो है वो बताता रहूंगा।
सबसे पहले ले लेते हैं दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो क्या है, ठीक है, तो दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो इनऑर्गेनिक साल्ट है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन एंड, ठीक है, कंपोज ऑफ मैग्नीशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन, कॉमनली यूज इन मेडिकल, ऑब्स्टेट्रिक एंड इमरजेंसी सेटिंग। देखो हमारे पास में डेफिनेशन आ गई कि मैग्नीशियम सल्फेट है वो एक इनऑर्गेनिक जो है वो साल्ट होता है, जो किसके मिलके बना होता है, मैग्नीशियम से, सल्फर से और ऑक्सीजन से, यानी कि इसके अंदर जो है वो तीन चीजें मिली हुई होती है। मैग्नीशियम सल्फेट में हमारे पास में आप यहाँ पे भी देख सकते हो MgSO4 है, या कहीं पे भी अगर हम नाम करें तो Mg, ठीक है, तो ये Mg आ गया हमारे पास मैग्नीशियम, S आ गया सल्फर और SO4, और ये आ गया हमारे पास में डबल मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के आ गए, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से मिलके जो है वो बना हुआ होता है। ये इसने कहा है कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो एक इनऑर्गेनिक साल्ट है जो कि मैग्नीशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन से जो है वो मिलके बना होता है, जो कि कॉमनली कहाँ यूज होता है, मेडिकल में, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी आती है उसमें यूज होता है। ऑब्स्टेट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक में हमारे पास में एक्लेम्पसिया और प्री एक्लेम्पसिया उस कंडीशन में यूज होगा, और इमरजेंसी सेटिंग, ठीक है। इमरजेंसी सेटिंग मतलब कैजुअलिटी के अंदर जो है बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जिसके अंदर जो है वो हम मैग्नीशियम सल्फेट का जो है वो यूज लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इमरजेंसी सेटिंग कैसे, किसी को कन्वल्जन्स आ रहे हैं, ठीक है, या किसी को जो है वो कार्डियक अरेस्ट आ गया, ठीक है, या किसी को जो है बहुत ज्यादा जो है कॉन्स्टिपेशन जो है इस तरीके से आ गया, तो उसमें हम जो है वो काम में लेते हैं। देन इट इज एंटी कन्वर्जेंट, यह जो है वो एंटी कन्वर्जेंट है। एंटी कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो कि सीजर्स को रोकता है, ठीक है ना, यानी कि जो दौरे आते हैं, सीजर्स आता है, एपिलेप्सी आता है, उसको जो है वो रोकते हैं। और ये बेसिकली किस में काम में आता है, ये आता है हमारे पास में प्रेगनेंसी के कंडीशन के अंदर जो है वो बीपी जब बढ़ जाता है उसको हम कहते हैं प्री एक्लेम्पसिया, और हाइपरटेंशन के साथ साथ बीपी बढ़ने के साथ साथ जो है वो हमारे पास में अगर सीजर डिसऑर्डर भी है उसको हम कहते हैं दोस्तों एक्लेम्पसिया। तो ये बेसिकली जो है वो प्री एक्लेम्पसिया, अनकंट्रोल्ड एक्लेम्पसिया, या फिर हम कहें जो है वो हमारे पास में जो है वो प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशन में जो है वो काम में आता है। सेकंड, ये टिकोलाइटिक होता है। टिकोलाइटिक मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, टिकोलाइटिक, टिकोलाइटिक होता है बेसिकली कि जो हमारे पास में यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन है उसको डिक्रीज करता है। भाई कई बार क्या होता है जब प्रीमेच्योर ऑफ लेबर होता है, ठीक है, टाइम से पहले जो है वो डिलीवरी होने की संभावना होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम टिकोलाइटिक देते हैं। जैसे बढ़ाने के लिए हम ऑक्सीटोसिन देते हैं, वैसे ही जो है वो कंट्रोल करने के लिए जो है वो टोकोलाइटिक देते हैं, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। देन उसके बाद कार्डियक, कार्डियक में जो है वो वेंट्रिकल टेकिकार्डिया वगैरह में जो है वो काम में आता है। एंड लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज, लेग्जेटिव प्रॉपर्टी इन द सेंस कि जो कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक करता है, ऐसा कॉन्स्टिपेशन जो कभी नहीं टूटता है, उसमें हम जो है वो ये चीज काम में लेते हैं। समझ में आ गया, पूरी चीज आपको जो है वो क्लियर हो गई होगी कि मैग्नीशियम सल्फेट है वो एक इनऑर्गेनिक साल्ट है। और वैसे भी आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जितने भी एग्जाम होते हैं वो सब्जेक्टिव नहीं होते हैं कि आपको पूरी डेफिनेशन लिखोगे तो ही आपको नंबर आएंगे। सारे के सारे एग्जाम जो है वो हमारे पास में क्या होते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव होते हैं, सीबीटी बेस्ड होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट होता है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये चीज क्या है, फिर आप उसको जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो मैग्नीशियम सल्फेट है वो एक इनऑर्गेनिक साल्ट है जो कि किससे मिलके बना होता है, मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, जो कि कॉमनली जो है वो मेडिकल, ऑब्स्टेटिव और इमरजेंसी सेटिंग में यूज में आता है, जो कि एंटी कन्वर्जेंट होता है, यानी कि सीजर्स को रोकने वाला होता है। टोकोलाइटिक होता है मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करने वाला होता है। कार्डिक में यूज आता है जो कि टेकिकार्डिया को डिक्रीज करता है। और लेग्जेटिव प्रॉपर्टी आती है यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक करता है, ऐसा कॉन्स्टिपेशन जो बिल्कुल नहीं टूट रहा है उसमें जो है वो हम यूज में लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास में फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है इसका MgSO4, जो मैंने शुरू में लिख दिया था, ये इसका जो है वो फॉर्मूला है। देन उसके बाद आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कैसे जो है वो दे सकते हैं। तो दोस्तों ये IV के रूप में भी दिया जाता है, इंट्रावीनस के रूप में भी दिया जाता है, IM के रूप में भी दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर भी दिया जाता है, ओरली भी जो है वो दिया जाता है, एंड टॉपिकल। टॉपिकल मतलब होता है स्किन के द्वारा, ठीक है। जैसे एस्मोलो साल्ट बाथ, ये जो मैंने आपको बताया था, ये है हमारे पास में एस्मो साल्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास में स्किन डिसऑर्डर के रूप में जो है वो काम में लेते हैं।
दोस्तों सल्फर जो है वो जहाँ पे भी होती है वहाँ पे स्किन डिजीज का जो है बहुत अच्छा जो है वो यूज होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल करूँ, बहुत सारे ऐसे हमारे जो है वो हिंदू धर्म में जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जाने के बाद पूरे स्किन रोग जो है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो वो स्किन रोग बेसिकली क्यों करता है, जिस पानी के अंदर सल्फर की मात्रा है, ठीक है, तो सल्फर क्या होता है, स्किन जो इन्फेक्शन है उनको जो है वो जल्दी से खत्म करता है। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में टॉपिकल भी यूज आते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास में मेडिकल यूजेज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, कि मैग्नीशियम सल्फेट का जो है वो मेडिकल यूजेज क्या है, ऑलरेडी हमने बहुत डिस्कशन कर लिया है कि ये जो है वो कन्वर्जेंट के रूप में काम में आता है। देन उसके बाद ये मेडिकल, तो वन बाय वन करके जो है वो सबको लेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव यूज, यानी कि गायनोकोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्टिव में जो है वो कैसे काम में लिया जाता है। तो दोस्तों एक्लेम्पसिया की कंडीशन या प्री एक्लेम्पसिया, ये दोनों मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखे हैं। प्री एक्लेम्पसिया होता है हमारे पास में हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन हो जाता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों प्री एक्लेम्पसिया। और एक्लेम्पसिया किसको कहते हैं दोस्तों, एक्लेम्पसिया होता है हमारे पास में प्री एक्लेम्पसिया, ठीक है, प्री एक्लेम्पसिया विथ सीजर्स। ठीक है, या हम कहें हाइपरटेंशन प्लस सीजर्स जो है वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों, एक्लेम्पसिया बनाते हैं। और ये कौन से होते हैं, ये भी प्रेगनेंसी कंडीशन में, प्रेगनेंसी कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ले लेते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक में हम कैसे जो है वो इसको यूज में लेते हैं। तो पहली चीज आ गई इंडिकेशन। तो दोस्तों प्रिवेंट एंड ट्रीट सीजर इन वुमन विथ सीवियर प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया, यानी कि सीजर को जो है प्रिवेंट एंड ट्रीट, सीजर रोकते हैं और सीजर को जो है वो ट्रीट करते हैं, किसके अंदर, प्री एक्लेम्पसिया के अंदर एंड एक्लेम्पसिया कंडीशन के अंदर जो है वो उसको ट्रीट करने के काम में आता है। अब ये कैसे ट्रीट करता है उसको हम ले लेते हैं मैकेनिज्म। ये बेसिकली क्या कहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो रिसेप्टर है उसको जो है वो डिप्रेस करता है। भाई एपिलेप्सी के अंदर होता क्या है, इवन एपिलेप्सी भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखी है, वहां पे भी आप देखिए कि एपिलेप्सी बेसिकली क्या होता है कि अनकंट्रोल तरीके से जो है वो हमारे पास में नर्व इंपल्स निकलते हैं, बहुत तेज गति से जो है वो नर्व इंपल्स निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास में सीजर आते हैं। अब ये क्या करता है दोस्तों, ये हमारे पास में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको डिप्रेस करता है, यानी कि उनके रिसेप्टर को जो है वो डिप्रेस करता है एंड स्टेबलाइज नर्व मेम्ब्रेन बाय इनहिबिटिंग NMDA रिसेप्टर्स, यानी कि ये हमारे पास में जो नर्व मेम्ब्रेन है, ठीक है, नर्व मेम्ब्रेन पे जाके अटैक करता है और वहां पे जो है वो NMDA रिसेप्टर है। NMDA रिसेप्टर क्या है दोस्तों, एन मिथाइलिन डाई एस्पिरेट, ये होता है एन मिथाइल डाई डी एस्पिरेट, एन मिथाइल डी एस्पिरेट रिसेप्टर है, उसको जाके जो है वो कंट्रोल करता है। अब वहां से क्या होता है, नर्व इंपल्स मूव करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मान के चलिए कि बहुत तेज गति से गाड़ियां चल रही है, अब वहां पे तेज गति से गाड़ियां चल रही है तो एक्सीडेंट होने की संभावना, वैसे ही तेज नर्व इंपल्स निकलती है तो एपिलेप्सी होने की संभावना होती है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ब्रेकर अगर लगा देंगे तो गाड़ियों की स्पीड धीरे हो जाएगी। तो ये भी क्या करता है, हमारे पास में जो NMDA रिसेप्टर है वहां पे जाके एक्ट करता है ताकि आगे जो है वो नर्व इंपल्स धीरे जाए या कंट्रोल मैनर में जाए। क्लियर। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास में डोज की। तो डोज आती है हमारे पास में लोडिंग डोज। लोडिंग डोज मतलब अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट को सीजर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो सीजर्स के टाइम पे हम क्या देंगे, तो दोस्तों 4 से 6 ग्राम IV जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है, स्लो दिया जाता है 15 से 30 मिनट के अंदर। यानी कि अगर किसी को सीजर्स आ रहे हैं, ठीक है, सीजर्स आ रहे हैं तो 4 से 6 ग्राम जो है वो IV हम देते हैं और 15 से 30 मिनट के अंदर दे दिया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद मेंटेनेंस डोज चलती है। मेंटेनेंस डोज मतलब ऐसा नहीं है कि दे दिया तो देन उसके बाद खत्म हो गया, दोबारा भी तो आ सकता है। फिर हमारे पास में मेंटेनेंस डोज चलती है और वो मेंटेनेंस डोज चलती है हमारे पास में 1 से 2 ग्राम पर आवर चलती है IV इन्फ्यूजन के रूप में। ठीक है, यानी कि 1 से 2 ग्राम जो है वो पर घंटे के हिसाब से जो है वो IV इन्फ्यूजन के दौरान दिया जाता है। तो लोडिंग डोज होती है जब चीज अकर हो रही है। उसके बाद आती है मेंटेनेंस डोज, यानी कि उसके बाद लगातार जो है वो दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत देके जो है वो खत्म कर दे। तो ये तो हो गया हमारे पास में दोस्तों ऑब्स्ट्रिक्टिकल यूजेज। सेकेंड आ गया हमारे पास में प्रीटर्म, यानी कि ये टोकोलाइसिस करवाता है या टोकोलाइटिक एजेंट भी जो है वो होता है। तो वो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्रीटर्म लेबर होते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास में प्रीटर्म होते हैं, तो वहां पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है ताकि प्रीटर्म लेबर जो है वो ना हो। तो इंडिकेशन आ गया हमारे पास में डिलेज प्रीटर्म लेबर, यानी कि प्रीटर्म लेबर को जो है वो डिले करता है। बच्चा
पहले पैदा होता है, 37 वीक से पहले पैदा हो जाएगा, उसको हम कहते हैं दोस्तों प्री टर्म। तो प्री टर्म को जो है वो कंट्रोल करने के लिए जो है वो काम में देते हैं, जिसको हम टिकोलाइटिक इफेक्ट बोलते हैं। एंड प्रोवाइड न्यूरो प्रोटेक्शन ऑफ द फीटस। साथ के साथ न सिर्फ प्री टर्म लेबर को रोकता है, बच्चे के अंदर जो है वो नर्व है उसको प्रोटेक्ट करता है, न्यूरो प्रोटेक्शन करता है फीटस के अंदर। ठीक है, तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना, ये बेसिकली जो है वो न्यूरो प्रोटेक्शन करता है फीटस के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मैकेनिज्म की, अगर हम बात करें तो ये जो है वो किस तरीके से करता है, तो रिलैक्स यूट्राइन स्मूथ मसल्स बाय कंपेटिटिंग विद कैल्शियम। यानी कि आपको पता है स्मूथ मसल्स के अंदर, समझो ध्यान से दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से होता है। कहीं पे भी स्मूथ मसल्स हो, और आपको पता है स्मूथ मसल्स कहां प्रेजेंट होती है, जो भी होलो मस्कुलर ऑर्गन है उसके बीच वाली लेयर जो है वो स्मूथ मसल्स की होती है। जैसे ब्लड वेसल्स है उसमें भी हमारे पास में बीच वाली स्मूथ मसल्स की है। ऐसे हमारे पास में जो है वो स्टोमक है, या हमारे पास में बात करें इंटेस्टाइन है, उसके भी बीच वाली लेयर जो है वो स्मूथ मसल्स की है। ऐसे हमारे पास में यूट्रस आ गया, तो यूट्रस की जो बीच वाली लेयर है वो कौन सी होती है दोस्तों, स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ठीक है, और स्मूथ मसल्स में जो कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से होता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, उस कैल्शियम पे जाके जो है वो अटैक करता है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों अपोजिट काम करते हैं, ध्यान रखना। कैल्शियम अगर बढ़ाएगा तो मैग्नीशियम उसको जो है वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, मैग्नीशियम अगर ज्यादा होता है तो हम उसमें एंटीडोट के रूप में कैल्शियम ग्लूकोनेट ही देते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे तो पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। किसी भी चीज को रटोगे इन द सेंस जस्ट ए मोमेंटिंग, आज आपने लिया देन वापस निकाल दिया, क्या फायदा ऐसे पढ़ने से। तो कम से कम पढ़ो तो ढंग से, और पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो और जियो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। ठीक है, तो कोई भी चीज को पढ़ो बिल्कुल कंसेप्ट के आधार पर पढ़ो। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या होती है, ये क्या करता है दोस्तों, यूट्राइन मसल्स के जो रिलैक्स है उनको रिलैक्स करता है। ठीक है, और वो कैसे करता है दोस्तों, ये हमारे पास में कैल्शियम के साथ जो है वो बाउंड होकर उसको जो है वो कंट्रोल करता है। क्लियर। देन उसके बाद डोज की अगर हम बात करें तो डोज लगभग हमारे पास में वही चीज होती है, 4 to 6 ग्राम। ठीक है, डोज की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास में 4 to 6 ग्राम जो है वो लोडिंग डोज होती है, वो भी हमारे पास में यही सेम चीज 4 to 6 ग्राम जो है वो लोडिंग डोज होती है। देन उसके बाद में जो है वो 2 to 4 ग्राम पर आवर इन्फ्यूजन में देते हैं, और वो डिपेंड करता है हमारे पास में कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास में कॉन्ट्रैक्शन है। अगर कम है तो हम 2 ग्राम से काम चला लेंगे, अगर ज्यादा है तो फिर 3 ग्राम, और ज्यादा है तो 4 ग्राम पर आवर के हिसाब से इन्फ्यूजन के रूप में जो है वो देते हैं। तो ये हो गए हमारे पास में प्रीटर्म लेबर के अंदर। देन उसके बाद आता है हमारे पास में कार्डियक। ठीक है, या हम कहें हाइपोमैग्नीशियम लेवल। ठीक है, हाइपोमैग्नीशिया के लेवल मतलब हमारी बॉडी के अंदर, या हम कहें ब्लड के अंदर जो है वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मैग्नीशियम डिक्रीज हो जाएगा, उसको हम कहते हैं दोस्तों हाइपोमैग्नीसीमिया। ठीक है, हाइपो का मतलब डिक्रीज, मैग्नीशिया का मतलब मैग्नीशियम, और मिया का मतलब हो गया ब्लड। ठीक है, जहां कहीं पे भी सफिक्स के रूप में मिया आ जाए, जैसे थैलेसीमिया, देन हमारे पास में एल्बुमिरिया, देन उसके बाद में जो है वो एनीमिया, जहां कहीं पे भी मिया आएगा रिलेटेड टू ब्लड। तो हाइपो का मतलब डिक्रीज, मैग्नीशियम का मतलब हो गया हमारे पास में मैग्नीशियम, और मिया का मतलब हो गया ब्लड। ब्लड के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं दोस्तों हाइपोमैग्नीशियमिया, जिसको हम कह सकते हैं लो मैग्नीशियम लेवल। अच्छा, कितने से कम हो जाएगी, तो नॉर्मल भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों नॉर्मल हमारे पास में होती है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड 1.6 से लेके 2.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मल वैल्यू होती है मैग्नीशियम की, 1.6 से लेके 2.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसमें भी हम जो है वो दोस्तों मैग्नीशियम देते हैं। ठीक है, तो इंडिकेशन हो गया हमारे पास में रिप्लेसमेंट थेरेपी इन कंडीशन लाइक अल्कोहलिज्म हो, या माल एब्जॉर्वेशन हो, या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो। इन कंडीशन में हमारे पास में मैग्नीशियम की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम मैग्नीशियम देते हैं। तो पहला था हमारे पास में कन्वर्जेंस में देते हैं, ऑब्स्टेट्रिक यूजेज में देते हैं, जिससे कि प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया की कंडीशन में। सेकेंड आ गया हमारे पास में टोकोलाइटिक इन द सेंस कि जो हमारे पास में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो कंट्रोल करते हैं, यानी कि प्री टर्म लेबर के अंदर जो है वो दिया जाता है। तीसरा हम देते हैं दोस्तों हाइपोमैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी उसके अंदर देते हैं। और यहाँ पे डोज जो है वो होती है हमारे पास में, अगर माइल्ड मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो 1 to 2 ग्राम ओवर 1 आवर के अंदर जो है वो देते हैं। अगर सीवियर डेफिशिएंसी है मैग्नीशियम की तो 4 ग्राम
जो है वो आईवी दे सकते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों वेंट्रिकल अरिथमिया। ठीक है, बोला था कि कार्डियक में भी यूजेज होते हैं, क्यों? क्योंकि हमने बोला था, ठीक है, ऑब्स्टेट्रल यूजेज होता है जिसमें हमारे पास में प्रेटरम लेबर, प्री एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया हो गया। सेकंड चीज मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, वो हो गया। तीसरी हमने बताया था कार्डियक, और चौथा बताया था हमने लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज होती है, तो सबको हम लेंगे। वेंट्रिकल अरिथमिया में कैसे काम में आता है दोस्तों? तो वेंट्रिकल का मतलब हो गया हमारे पास में सीधा सीधा जो है वो वेंट्रिकल, ठीक है, और अरिथमिया का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड हार्ट रेट। ठीक है, अनकंट्रोल्ड हार्ट रेट, यानी कि वेंट्रिकल की जो है वो हमारे पास में अनकंट्रोल तरीके से जो है वो हार्ट रेट हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल अरिथमिया। तो वेंट्रिकल अरिथमिया में भी जो है वो इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इंडिकेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, कैसे? इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक वेंट्रिकल अरिथमिया। वेंट्रिकल अरिथमिया में जो है वो दिया जाता है। अच्छा, एक होता है एट्रियल अरिथमिया। एट्रियल अरिथमिया जो है वो इतना डेंजरस नहीं होता है। ठीक है, वेंट्रिकल अरिथमिया जो है वो डेंजरस होता है। तो ये मैकेनिज्म कैसे करेगा दोस्तों? ये स्टेबलाइज कार्डियक सेल मेम्ब्रेन, जो हमारे पास में कार्डियक सेल मेम्ब्रेन है उसमें भी हमारे पास में कैल्शियम काम में आता है, उसको स्टेबलाइज करता है, देन उस अरिथमिया को जो है वो ट्रीट करता है। डोज की बात करें तो डोज होती है इसमें 1 to 2 ग्राम ओवर 15 मिनट्स के अंदर जो है वो दिया जाता है, यानी कि थोड़ी स्मॉल अमाउंट में ही जो है वो देके हमारा काम चल सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा, या जिसको हम कहते हैं सीवियर अस्थमा, जिसको हम अस्थमेटिक जो है वो स्टेटिक अस्थमेटिक भी जो है वो कहते हैं। तो ब्रोंकियल अस्थमा में जो है वो काम में लेता है। ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है दोस्तों? इसमें हमारे पास में जो ब्रोंकाई है, ठीक है, या हम कहें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सीधा कह दें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होती है, ठीक है, वो नेरो हो जाती है। वो क्या होती है दोस्तों? नेरो हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रोंकियल अस्थमा या सीवियर अस्थमा के नाम से जो है वो जानते हैं। इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो इंडिकेशन होती है हमारे पास में एडजस्टेंट थेरेपी होती है इन स्टैटिक अस्थमेटिक अनरिस्पॉन्सिव ऑफ ब्रोंकियोडायलेटर। स्टैटिक अस्थमेटिक जो है वो कंडीशन क्या होती है दोस्तों? स्टैटिक अस्थमेटिक कंडीशन वो होती है जो हमारे पास में सीवियर अस्थमा को कहा जाता है, यानी कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ अस्थमा जो है वो स्टैटिक अस्थमेटिक जो है वो कहा जाता है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास में क्या होता है कि बेसिकली हम अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए ब्रोंकियोडायलेटर देते हैं। ब्रोंकियोडायलेटर इन द सेंस वो ड्रग्स जो ब्रोंकियोल्स को डायलेट करती है। अब अगर वो हमारे पास में फेल हो जाए, फेल इन द सेंस कि वो देने के बाद में भी जो है वो ब्रोंकियल्स डायलेट नहीं हो, तो सीवियर कंडीशन आ गई। तो उस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए या उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं दोस्तों? उसमें MgSO4 जो है वो दिया जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म होता है, यही हमारे पास में स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट होता है वाया कैल्शियम एंड एंटागोनिज्म। वही कैल्शियम को जो है वो कंट्रोल करके जो हमारे पास में ब्रोंकियल्स है उसको डायलेट करता है, और जो सीवियर अस्थमा की कंडीशन है या स्टेटस अस्थमेटिक की कंडीशन है उसको जो है वो कंट्रोल करता है। डोज की अगर हम बात करें तो डोज होती है 1 to 2 ग्राम ओवर 20 मिनट्स। ठीक है, वही स्लो ही दिया जाता है और 1 से 2 ग्राम में जो है वो हमारे पास में काम चल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, लास्ट है कॉन्स्टिपेशन में भी जो है वो दिया जाता है, एज ए लेग्जेटिव का काम करता है। लेग्जेटिव क्या क्या ड्रग्स होती है जो कि कॉन्स्टिपेशन को जो है वो ब्रेक करती है। ठीक है, तो इसमें आता है हमारे पास में इंडिकेशन, यह आता है यूज एज एस्मो साल्ट ओरली, यानी कि वही जो मैंने कटोरी में आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि एस्मो साल्ट जो है वो ओरली दिया जाता है। टॉपिकल भी यूज किया जाता है, ठीक है ना, स्किन डिजीज होती है उसमें भी जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो इंडिकेशन की बात करें तो ये बेसिकली जो है वो ओरली साल्ट जो है वो यूज लिया जाता है। मैकेनिज्म की बात करें तो वही हमारे पास में आएगा कि ऑस्मोटिक एक्शन अलाउ वाटर इनटू द बाउल, यानी कि ऑस्मोटिक एक्शन दिखाता है और ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर रखने की काम करेगा। अब ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है वो कहाँ रहेगा? इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा, तो ऑफकोर्स कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। डोज की हम बात करें तो 10 से 30 ग्राम इन वाटर। देखो यहाँ पे ये मत सोचना कि वो जो हमारे पास में 2 से 4 ग्राम वो आईवी थे, लेकिन ये हमारे पास में 10 से 30 ग्राम जो है वाटर में मिला दिया जाता है, देन उसको ओरली लिया जाता है। ठीक है, वो सारे के सारे ड्रग्स थे 2 to 4 ग्राम या 1 to 2 ग्राम, वो सारे के सारे थे हमारे पास में दोस्तों, वो लिए जाते थे ओरली, वो सॉरी आईवी, लेकिन ये लिए जाते हैं हमारे पास में बेसिकली जो है वो ओरली। क्लियर है?
नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में टॉपिकल यूजेज, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि स्किन की जो है वो उसके लिए भी। तो दोस्तों फॉर माइनर स्किन इरिटेशन, माइनर स्किन इरिटेशन होता है, इचिंग होता है, शोर मसल्स होती है या स्वेलिंग होती है, उसमें हम एस्मो साल्ट शोक, एस्मो साल्ट शोक इन द सेंस जैसे हम बाथिंग नहीं लेते वैसे जो है वो साल्ट को देके जो है वो हम बात लेते हैं। तो ये हमारे पास में जो है मैग्नीशियम सल्फेट के जो है वो यूजेज है। क्लियर हो गए? फटाफट जो है रिविजन कर देता हूँ। पहली चीज ऑब्स्ट्रक्टिव यूजेज, उसमें हम प्री एक्लेम्पसिया के और एक्लेम्पसिया के अंदर देते हैं सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए। सेकंड था हमारे पास में टोकोलाइटिक, यानी कि जो हमारे पास में यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन थे उनको कंट्रोल करता है ताकि प्री टर्म लेबर जो हो वो ना हो। थर्ड था हमारे पास में हाइपोमैग्नीसीमिया, यानी कि अगर हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम जो है वो देते हैं। नेक्स्ट चौथा था हमारे पास में कार्डियक, कार्डियक में था हमारे पास में वेंट्रिकल डिसअरिथमिया या वेंट्रिकल अरिथमिया, जिसमें हमारे पास में वेंट्रिकल की हार्ट रेट जो है वो अप एंड डाउन होती है, उसके अंदर जो है वो हम देते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दोस्तों लेग्जेटिव के रूप में। लेग्जेटिव के रूप में भी मैंने आपको बताया था कि जब कॉन्स्टिपेशन नहीं टूटता है तो उसमें हम जो है वो देते हैं दोस्तों लेग्जेटिव के रूप में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टॉपिकल यूजेज। टॉपिकल यूजेज यानी कि स्किन इरिटेशन है उस सब कंडीशन में हम जो है वो देते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में अस्थमा, सीवियर अस्थमा होता है उस कंडीशन में हम जो है वो इसको देते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ यूजेज थे जो कि हम मैग्नीशियम सल्फेट को जो है वो देते हैं। आई थिंक डायरेक्ट आपको जो है वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके से। तो मैकेनिज्म तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये बेसिकली क्या करता है दोस्तों, ये कैल्शियम पे जाके अटैक करता है, ठीक है, और कैल्शियम पे जाके अटैक करने के बाद में जो जो कैल्शियम के काम थे उनको थोड़ा सा जो है वो रोक देता है ताकि बाकी सारी चीजें जो है वो अच्छी तरीके से करे। ठीक है, तो देखो कंप्लीट विथ कैल्शियम एट सेल मेम्ब्रेन एंड सिनेप्सिस, यानी कि जहां कहीं पे भी सेल मेम्ब्रेन पे भी हमारे पास में कॉन्ट्रेक्शन में कैल्शियम होता है, और सिनेप्सिस तो हमारे पास में जो नर्व के एंडिंग पॉइंट होते हैं जहां पे नर्व जो है वो इंपल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस। तो ये सिनेप्सिस पे और मेम्ब्रेन पे जाके जो है वो एक्ट करता है। ठीक है, सेकंड ब्लॉक न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, ब्लॉक न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, यानी कि नर्व और मसल्स का जो जंक्शन होता है, क्या होता है दोस्तों, नर्व और मसल्स का जो जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वहां पे जाके जो है वो अटैक करता है और उसके ट्रांसमिशन को रोक देता है। ठीक है, कैसे, जैसे ये हमारे पास में नर्व है, ठीक है, और ये हमारे पास में जो है वो मसल्स है। ठीक, ये नर्व है और ये मसल्स है। ये क्या करेगा दोस्तों, यहां पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये यहां पे जाके अटैक करेगा, तो जो नर्व इंपल्स यहां से आ रही है उसको रोक देगा ताकि ये मसल्स में जो है वो आगे न जाए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रिड्यूस एसिटाइल कोलिन रिलीज एज मोटर नर्व टर्मिनल्स, यानी कि एसिटाइल कोलिन को जो है जो न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन हुआ, गाबा हुआ, डोपामिन हुआ, ये हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये बेसिकली जो है वो क्या कार्य करता है दोस्तों, जो एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, उसके जो है वो उसको टर्मिनल को जो है वो रिड्यूस कर देता है। क्यों? क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन जो है वो हमारे पास में एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। क्या होता है दोस्तों, जो भी एक्टिविटी है उसको जो है वो इंक्रीज कर देता है, तो उसको रोक देता है। देन उसके बाद लास्ट काम क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको डिप्रेस करता है। ठीक है, उसको जो है वो डिप्रेस करेगा। तो ये सारी चीजें करेगा तो फाइनली एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में साइड इफेक्ट। ऑफकोर्स इतनी बड़ी ड्रग्स है तो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होगा ही, और साइड इफेक्ट याद करना बहुत अच्छा है। क्या है दोस्तों, ये सारी चीजों को जो है वो डिक्रीज कर रहा है। क्या डिक्रीज कर रहा है? हर चीजों को। ठीक है, मसल्स एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है, ब्रोंकियस को डायलेट कर रहा है, जितने भी एक्टिविटी और उसको डिक्रीज है। तो क्या चीज हो सकती है? ऑफ कोर्स हमारे पास में हार्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज हो जाएगा तो हाइपोटेंशन हो जाएगा, कैल्शियम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा तो मसल्स वीकनेस हो जाएगी। ठीक है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, और सबसे जो मेन कॉम्प्लिकेशन आता है इसका वो आता है दोस्तों रेस्पिरेटरी फेलियर। काफी बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं तो हम जो है वो किस चीज को जो है मॉनिटर करेंगे, तो दोस्तों रेस्पिरेटरी रेट को जो है वो सबसे ज्यादा मॉनिटर किया जाता है। तो वन बाय वन करके लेते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, देन उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं। तो साइड इफेक्ट में आ जाता है हमारे पास में साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट। पहला है दोस्तों फ्लशिंग। फ्लशिंग होता है हमारे पास में जो रेडनेस आ जाती है, ठीक है, फेस के ऊपर वगैरह, ठीक है, छोटे छोटे जो है वो बिल्कुल स्किन लाल हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रेडनेस, होता फ्लशिंग। तो फ्लशिंग देखने को मिलेगा। देन नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा।
देन हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्यों मिलेगा दोस्तों? हाइपोटेंशन इसलिए मिलेगा कि जो हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में हमारे पास में जो कैल्शियम है, जो कॉन्ट्रेक्शन का काम करता है, वो अब कंट्रोल नहीं कर रहा। वो कंट्रोल नहीं कर रहा तो जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है, ठीक है, और ये डायलेट हो जाएगी, डायलेटेड हो जाएगी, तो फ्लूइड जो है वो सारा का सारा ब्लड वेसल्स में चला जाएगा और कंडीशन क्या आएगी दोस्तों? हाइपोटेंशन की कंडीशन आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास में मसल्स वीकनेस। ऑफ कोर्स ये हमारे पास में जो है वो कैल्शियम की वही मसल्स एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, तो मसल्स वीकनेस होगी। देन डिप्रेस डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ठीक है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है, ब्रोंकियल्स को डायलेट कर रहा है तो रेस्पिरेटरी जो है वो डिप्रेशन हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट होगा अगर ओवरडोज दे देंगे तो। ओवरडोज देंगे तो क्या होगा दोस्तों? ये हमारे पास में अरेदमिया को जो है वो कंट्रोल कर रहा था, यानी कि हार्ट रेट को जो है वो डिक्रीज करके अरेदमिया को जो है वो कंट्रोल कर रहा था। अगर ज्यादा डोज देंगे तो वो हार्ट जो है वो एक्टिविटी ही बिल्कुल स्लो करेगा या बिल्कुल धीरे करेगा, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो ये हमारे पास में दोस्तों साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है मैग्नीशियम सल्फेट के। देन उसके बाद हमारे पास में टॉक्सिसिटी साइन, ठीक है, और ये टॉक्सिसिटी साइन जो है वो एग्जाम में काफी बार जो है पूछा जाता है। थेराप्यूटिक लेवल एग्जाम में बहुत बार पूछा है, मैग्नीशियम का थेराप्यूटिक लेवल जो है वो कितना होता है। तो दोस्तों मैग्नीशियम लेवल और कैन बी लाइफ थ्रेडिंग, तो मॉनिटर किया जाता है। कैसे? सबसे पहले आ जाता है दोस्तों, अगर हमारे पास में मैग्नीशियम लेवल अगर 7 से इंक्रीज हो जाए, 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास में लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स आ जाएगा, यानी कि जो रिफ्लेक्स है, ठीक है, जो हम रिफ्लेक्स चेक करते हैं डीप टेंडन के, वो खत्म हो जाएंगे। जैसे प्लांटर है, प्लेटर है, ये रिफ्लेक्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। अगर हमारे पास में मैग्नीशियम लेवल जो है वो हमारे पास में 10 मिली इक्विवेलेंट से जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास में जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। और आप कन्वर्ट करके देख सकते हो, जो मैंने mg पर dl बताया था उसको आप कन्वर्ट करोगे तो सारी चीज निकल के आ जाएगी। तो कन्वर्ट करके जो है वो आप अच्छे तरीके से देख सकते हो कि मिली इक्विवेलेंट में जो है वो कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, अगर हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मिली इक्विवेलेंट, 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से जो है वो मैग्नीशियम लेवल ज्यादा हो जाएगा तो कार्डियक अरेस्ट जो है वो आ जाता है। तो आपका जो है वो असाइनमेंट यही है आज का, कि जो मैंने मिलीग्राम पर डेसीलीटर बताया था, ठीक है, उसको आप कन्वर्ट करोगे मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में, फिर नॉर्मल वैल्यू चेक करोगे, फिर फाइंड आउट करोगे कि 7 मिली इक्विवेलेंट से अगर हमारे पास में जो है वो ज्यादा हो जाएगा मैग्नीशियम लेवल, तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे या लॉस हो जाएंगे। अगर 10 मिली इक्विवेलेंट से ऊपर हमारे पास में मैग्नीशियम लेवल पहुंच गया, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हमें देखने को मिलेगा, सांस लेने में जो है वो दिक्कत आने लग जाएगी। और अगर 15 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर पर इक्विवेलेंट पर लीटर से हमारे पास में मैग्नीशियम लेवल ज्यादा हो जाएगा तो कार्डियक अरेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी, यानी कि मैग्नीशियम का जो है वो एंटीडोट क्या है। वैसे दोस्तों मैंने एंटीडोट के ऊपर भी जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर क्लास ले रखी है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हर क्लास के लिए सर जो है वो कह रहे हैं कि ये क्लास मैंने ले रखी है, ये क्लास मैंने ले रखी है। तो दोस्तों अब तक हमने यूं ही जो है वो हम 194 पे नहीं पहुंचे हैं, डेली हम क्लास ले रहे हैं, तो 194 टॉपिक भी हमने कंप्लीट किए हैं, तो कुछ ना कुछ तो जो है वो किया होगा। तो दोस्तों एंटीडोट के रूप में करें तो इसका एंटीडोट होता है हमारे पास में कैल्शियम ग्लूकोनेट, और कैल्शियम ग्लूकोनेट के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास में, ठीक है, फॉर्मूला 10, ठीक है। अब ये फॉर्मूला 10 क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है हमारे पास में कि जो कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज करते हैं वो 10% वाला करते हैं, 10 ml वाला करते हैं, और 10 मिनट में देंगे, IV स्लोली देंगे। यानी कि ये फॉर्मूला 10 क्या कहता है दोस्तों कि जो कंसंट्रेशन आएगी वो 10% में आएगी, ठीक है। वॉल्यूम जो दिया जाता है कितना ml देंगे, तो 10 ml देंगे, कितने टाइम में देंगे, तो दोस्तों 10 मिनट के अंदर देंगे। तो ये फॉर्मूला 10 जो है वो यूज में लिया जाता है जब भी हम कैल्शियम देंगे, ठीक है। तो कल को आपसे पूछे व्हाट इज इंक्लूडेड इन फॉर्मूला 10, ठीक है, तो फॉर्मूला 10 में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो कंसंट्रेशन आती है 10%, वॉल्यूम आती है हमारे पास में 10 ml, टाइम आता है हमारे पास में 10 मिनट्स। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास में 10। तो यहां पे देख सकते हो ये दिया हुआ है 10%, 10 ml और IV स्लोली दैट इज कॉल्ड 10 मिनट्स। मिनिमम होता है 10 मिनट्स, उसके बाद ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवर्स इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम ओवरडोज, जो मैग्नीशियम ने काम किया उसका जस्ट उल्टा काम कौन करता है दोस्तों? कैल्शियम ग्लूकोनेट करता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में मॉनिटरिंग
पैरामीटर्स। ठीक है, क्या क्या मॉनिटर करेंगे जब भी हम किसी क्लाइंट को जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट देंगे तो क्या मॉनिटर करेंगे। तो सबसे पहले मॉनिटर करेंगे दोस्तों रेस्पिरेटरी रेट, और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा भी जो है वो पूछा गया है। रेस्पिरेटरी रेट कितना दोस्तों, 12 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा ही होना चाहिए। अगर 12 बीट पर मिनट से कम हो गया, 12 ब्रीथ पर मिनट से कम हो गया तो वो हमारे पास में जो है वो सॉरी रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन में जाएगा। इसलिए रेस्पिरेटरी रेट जो है वो असेस करनी है और वो आनी चाहिए हमारे पास में 12 ब्रीथ पर मिनट तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए। देन उसके बाद हम चेक करेंगे डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम का एडवर्स इफेक्ट है। सबसे पहले हमें जो है वो डीप टेंडन रिफ्लेक्स ही डिक्रीज मिलेंगे, देन बाकी चीजें आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूरिन आउटपुट। तो दोस्तों यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml पर आवर होना ही चाहिए, यानी कि 1 घंटे के अंदर कम से कम जो है वो 30 ml से ज्यादा जो है वो यूरिन आउटपुट निकलना चाहिए। नेक्स्ट सीरम मैग्नीशियम लेवल। ऑफकोर्स अगर हम मैग्नीशियम की ही थेराप्यूटिक लेवल देख रहे हैं तो मैग्नीशियम लेवल को भी हम जो है वो चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फीटल हार्ट रेट। प्रेगनेंसी की कंडीशन में हम जो हो फीटल हार्ट रेट देखेंगे, क्योंकि अगर हमने मान लीजिए एक्लेम्सिया को ट्रीट किया और हमने मैग्नीशियम दे दिया तो उसकी वजह से अब हमारे बच्चे के अंदर जो है वो हार्ट रेट डिक्रीज हो सकती है, तो उसको हम जो है वो चेक करेंगे। ये हम करेंगे दोस्तों मॉनिटरिंग पैरामीटर्स। अब बात आती है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है, तो सबसे पहली चीज आती है मॉनिटर DTRS, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे एंड यूरिन आउटपुट चेक करेंगे रेगुलरली, यानी कि रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद में हम डीप टेंडन रिफ्लेक्स, रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स एंड यूरिन आउटपुट जो है वो चेक करेंगे। नेक्स्ट कीप कैल्शियम ग्लूकोनेट रेडी एट बेड साइड। ये क्वेश्चन भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी क्लाइंट को जो है वो क्या चल रहा है दोस्तों, किसी क्लाइंट को मैग्नीशियम सल्फेट चल रहा है तो नर्सिंग अपने कबर्ड्स में या बेड साइड पे जो है वो कौन सा इंजेक्शन हमेशा लेके रखेगी। तो कौन सा इंजेक्शन लेके रखेगी दोस्तों, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो अगर किसी बच्चे ने बहुत डीपली स्टडी कर रखा है तो फिर क्वेश्चन कितना भी घुमा के आ जाए दोस्तों उसमें हमें कोई चीज की दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली अबाउट द पर्पज एंड साइड इफेक्ट, यानी कि फैमिली मेंबर्स को और पेशेंट को जो है वो एजुकेट करेंगे कि ये जो हम ड्रग्स दे रहे हैं उसका पर्पज क्या है और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यूज इन्फ्यूजन पंप इन IV एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट ओवरडोज। ठीक है, हमेशा मैग्नीशियम सल्फेट देनी है तो इन्फ्यूजन पंप में ही देना। बार बार मैंने हर जगह जो है जिक्र किया है स्लोली या वाया इन्फ्यूजन पंप पर आवरली। तो जो हम पर आवरली देते हैं या ये जो भी चीज देते हैं हम डायरेक्ट न देके जो है वो किस तरीके से देंगे, इन्फ्यूजन पंप में देंगे। क्यों, क्योंकि इन्फ्यूजन पंप में हमारे पास में डोज जो हो बिल्कुल एक्यूरेट जाएगी। ऐसे आप जो है वो NS में अंदर डाल दोगे या IV फ्लूइड के अंदर डाल दोगे, देन उसके बाद अगर क्लाइंट ने मोड़ लिया हाथ तो फ्लूइड नहीं जाएगा तो कम जाएगी ड्रग्स। और मान लो मोड़े में आपने जो है वो ड्रॉप सेट कर दी, देन उसके बाद उसने हाथ फैला लिया तो सडनली वो ड्रग्स जो है वो अंदर चली जाएगी। तो हमेशा इन्फ्यूजन पंप जो है वो काम में लेना चाहिए ताकि ओवरडोज को जो है वो हम कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास में चेक सीरम मैग्नीशियम लेवल फ्रीक्वेंटली। ठीक है, एक नियमित अंतराल के समय के बाद जो है वो हम मैग्नीशियम लेवल जो है वो चेक करेंगे ताकि थेराप्यूटिक लेवल असेस कर सके और पता लगाया जा सके कि इसमें ओवरडोज तो नहीं हो रही है। एंड रिकॉर्ड फीटल एंड मैटरनल वाइटल साइन इन ऑब्स्टेट्रिक यूजेज। जब भी हम ऑब्स्टेट्रिक यूजेज में काम में ले रहे हैं, ठीक है, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया या प्री टर्म लेबर में हम काम में ले रहे हैं तो मोनिटर वाइटल साइन, मैटरनल वाइटल साइन, मैटरनल वाइटल साइन में उसमें मैटरनल का हम चेक करेंगे रेस्पिरेटरी रेट और फीटल की भी जो है वो हम रेस्पिरेटरी रेट जो है वो चेक करेंगे। ये हमारे पास में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। किसी चीज को रटना ही नहीं है। अगर आपके पास में कंसेप्ट क्लियर है तो आप समझ सकते हो कि हमें डीप टेंडन रिफ्लेक्स, रेस्पिरेटरी, यूरिन आउटपुट चेक करना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट हमेशा साथ में रखना है, फैमिली मेंबर्स को बताना है कि ये ड्रग्स क्यों दे रहे हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, हमेशा इन्फ्यूजन पंप में देना है, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है वो हमें मैग्नीशियम लेवल चेक करना है और मैटरनल और फीटल वाइटल साइन जो है वो चेक करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लास्ट दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कौन सी कंडीशन में हम जो है वो इसको नहीं दे सकते। ठीक है, तो पहली चीज आ गई हमारे पास में दोस्तों मास्थेनिया ग्रेविस। मास्थेनिया ग्रेविस में हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे दोस्तों, मास्थेनिया ग्रेविस में आपको पता है ये भी मैंने क्लास जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे ले रखी है बुलेट सीरीज में। मास्थेनिया ग्रेविस में हमारे पास में ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें के अंदर हमारे पास में एसिटाइल कोलाइन जो है वो उसका
जो है वो रिसेप्टर को डैमेज कर देता है और ये बेसिकली उसी पे जाके अटैक करता है। तो मास्थेनिया ग्रेविस में कभी भी नहीं देंगे। देन उसके बाद सेकंड, हार्ट ब्लॉक में कभी भी नहीं देते हैं। ये एक हार्ट ब्लॉक की क्लास भी जो हो मैंने ब्लूड सीरीज के अंदर ले रखी है। दोस्तों हार्ट ब्लॉक में आपको पता है कि हमने सारे हार्ट ब्लॉक दे रखे हैं। प्राइमरी हार्ट, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री में दोनों टाइप, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेंकबेज और मोबिटेज फर्स्ट सेकंड दोनों को दे रखा है। और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, ये तीनों करवा रखे हैं। हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास में हार्ट डिक्रीज करेगा तो मैग्नीशियम जो है वहीं जमा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम एक्युमुलेशन हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा जो है वो डेंजरस होता है। और हाइपोकैल्सीमिया में नहीं देंगे। हाइपोकैल्सीमिया में इसलिए नहीं देंगे दोस्तों कि हाइपोकैल्सीमिया है, कैल्शियम लेवल कम है, तो फिर हमारे पास में मैग्नीशियम का असर जो हो बहुत तेज गति से होता है, ठीक है, बहुत तेज गति से होगा, क्योंकि कैल्शियम वहां पे कम है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों अपोजिट काम करते हैं, तो कैल्शियम अगर वहां पे कम है तो दूसरा ऑटोमेटिक जो है वो ज्यादा हावी हो जाएगा। क्लियर है। अब आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड MgSO4 प्री एक्लेम्पसिया या एक्लेम्पसिया के जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। देन उसके बाद जो है वो इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे, आज की क्लास के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहली चीज कंपोनेंट, तो सबसे पहली चीज आ गई ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस होता है हमारे पास में एक्लेम्पसिया एंड प्रेक्लेम्पसिया में कौन सी होती है, MgSO4। क्यों होती है MgSO4? ये दोस्तों सीजर्स को जो है वो प्रिवेंट करती है, रोकती है। कैसे हम दे सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन बाई, तो दोस्तों IV और IM दोनों तरीके से दे सकते हैं। एंटीडोट क्या होता है हमारे पास में, कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। थेराप्यूटिक लेवल की बात करें तो 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। और ड्यूरेशन की बात हम करें तो दोस्तों 24 आवर्स आफ्टर लास्ट सीजर्स, यानी कि 24 घंटे के दौरान जो है वो, या 24 घंटे के दौरान जो है वो सीजर्स आए हैं या नहीं आए हैं, ये चीज को देखना है। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास हमारी जो है वो फिनिश होती है। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। कंसेप्ट कैसे क्लियर होते हैं हमारी क्लास में उसके बारे में 2 शब्द जो है वो जरूर कहिएगा दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी उसके बारे में कमेंट कीजिएगा, ताकि और अच्छे तरीके से क्लास हम जो है वो ले सकें। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।